नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्वेश्चन आंसर का रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं आता है, सॉल्व करना नहीं आता, तो आपको कुछ भी नहीं आता है, मान के चलना। भले कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, 80 मार्क्स की तैयारी क्यों ना हो, नंबर 40 से आएंगे बिना क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस किए हुए। इसलिए बेहद बेहद ज़रूरी है। इस बार तो मैं आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ। हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके सामने यहां बैठकर, ठीक है? ताकि आपके मन में ये डाउट ही ना रहे कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, क्या करना है। और हर चैप्टर में हर प्रकार के क्वेश्चंस आते जाएंगे। कहीं पर प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, कहीं पर केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होंगे, कहीं पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, कहीं पर किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं हम सबकी बातें अपनी यहाँ पे करके चलेंगे। चले भूरा? यस सर। तो चैप्टर है आपके लिए डेफिनेशंस का। तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आएगा बेसिकली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आने के चांसेस कम हैं। पर हाँ, जब कोई दूसरा अलग क्वेश्चन आएगा, लाइक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है या फिर आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको इस चैप्टर में दी गई डेफिनेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो वहां पर उसको उस एंगल से टेस्ट कर सकता है इनडायरेक्टली। सो इस क्वेश्चन से क्वेश्चन डायरेक्ट ना आकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको देखते हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो अगले चैप्टर्स में ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला है वर्ड द डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। मैंने आपको बताया, फिर से बता दूं, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है मालिक। वो क्या तरीका है कि पहले हमें लॉ डिक्टेट करना होता है, उसके बाद उसका एनालिसिस एंड कंक्लूजन हमें यहां पर देना होता है। पहली क्लास में मैंने आपको बता रखा है, नहीं देखा है तो आप पहला लेक्चर मेरा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है जी। और मैंने एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू लिया हुआ है AIR 1 का, एंड उसमें जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब पूछ रखा है। 50 मिनट का इंटरव्यू है। अगर आप उसे पूरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है उससे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पर्सन है, सप्लायर है और रेसिपिएंट है। एक टर्म को मैं इसमें से डिफाइन करके बताता हूं आपको, रेसिपिएंट को, और ये आपको देता हूं होमवर्क में। इसे आप खुद से लिख कर करेंगे। ये आपके राइटिंग के लिए मैंने यहां पर दिया है। इतना काफी होगा इस चैप्टर से लिखना। बाकी को हम ऐसे करके चलेंगे, देख देख कर, समझ समझ कर चलेंगे। तो जो रेसिपिएंट वर्ड का मतलब पूछा गया है, तो उसे हम यहां पर कैसे लिखेंगे? मीनिंग तो पता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो शायद कभी कभी हमारे हाथ रुक जाते हैं। चैप्टर है डेफिनेशंस का, और यहां पर हमारे सामने शब्द डाला गया है रेसिपिएंट, ठीक है मालिक? तो क्या लिखोगे? रेसिपिएंट किस चीज़ के रेसिपिएंट की बात कर रहा है? जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई होते हैं। तो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज shall mean पहला पॉइंट, वेयर कंसीडरेशन इज पेबल। अंडरलाइन कर देंगे। जब कंसीडरेशन पेबल होता है, देन recipient will be the person who is liable to pay consideration। दूसरा है इसमें, where नो कंसीडरेशन इज पेबल। अगर इतने के बाद भी तुम नंबर ना ला पाए तो फिर लाना था यार। मैं लिख लिख के बता रहा हूं आपको, लिख लिख के, बेटा ऐसा लिख के आइए तो। और यार यू आर द CA फाइनलिस्ट यार। वेयर नो कंसीडरेशन इज पेबल, देन, अब इसमें सब हेडिंग आ जाएगा, देन in case of goods the person to whom
delivery of goods made the person to whom goods are delivered. And in case of services, the person to whom services are provided or rendered. It also includes agent of रेसिपिएंट। लो जी, आंसर हो गया। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई बकवास करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन है ही नहीं। अगर एप्लीकेशन होगी तो पहले लॉ लिखूंगा और फिर लॉ उसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन वाले पार्ट में। यहां तो कोई एप्लीकेशन है नहीं, सीधा साधा क्वेश्चन है, जैसा सीधा साधा क्वेश्चन वैसा सीधा साधा आंसर, एकदम नीट एंड क्लीन। जितने शब्दों की जरूरत है उतने शब्दों में लिख दिया गया है। तो एक डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है, दो डेफिनेशन आप लिख रहे हैं। देखो यार, मान जाना, काम ना करो, बस सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, से कुछ नहीं होने वाला। सीधी सी बात यह है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको टेंशन हो रही है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप पूरा टाइम नहीं दे पा रहे अपनी पढ़ाई को, आप अपने खुद के साथ नौटंकी कर रहे हैं अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो। क्योंकि जो AIR1 है 14 घंटे पढ़ती थी, 12-14 घंटे पढ़ती थी, तो उनके पास टेंशन लेने का समय नहीं था। तो टेंशन तब आएगी ना जब उसको लेने के लिए आपके पास एक टाइम गैप होगा। उन्होंने गैप ही नहीं छोड़ा। आप करके देखो, आप पढ़ाई पे इतना फोकस्ड हो जाओ, इतने लग जाओ, अगर टेंशन आ जाए तो मुझे बता देना। आप तो टेंशन हो रही तो मतलब आप अपने आप से जी चुरा रहे हैं। दो डेफिनेशंस दी आपके लिए। आगे आता है एक्सप्लेन द टर्म डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो हमें जो कॉन्सेप्चुअली पता है वो ये कि एक ही पेन पर बेस्ड जब दो प्रेमिसेस होते हैं किसी व्यक्ति के, तो और उनके बीच में कोई किसी प्रकार का बॉर्डर आ जाता है, चाहे तो बॉर्डर स्टेट का हो, यूटी का हो या कंट्री का हो, या फिर जो बॉर्डर है वो एक रजिस्ट्रेशन की दीवार दोनों के बीच में आ रही हो, तो वैसे वाले केस के अंदर हम उन दोनों को डीम्ड डिस्टिंक्ट बोलकर चलते हैं। दूसरी बात, डीम्ड डिस्टिंक्ट के बीच में होने वाली जो ट्रांजैक्शन है उसे FOC होने पर भी सप्लाई बना दिया जाता है। ऐसी बात आपको यहां पर लिखी मिल जाएगी। आगे डिफाइन द टर्म बिजनेस। तो बिजनेस में तो सारी एक्टिविटी जो कि त्यों आपकी जो डेफिनेशन में लिखी हुई थी ये वैसी की वैसी यहां पर लिखी हुई हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एज इन अकॉर्डेंस विद GST। गुड्स क्या है, इसका डिस्कशन 3 भागों में आता है। गुड्स का मतलब है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब होता है विच कैन बी मूव्ड एज सच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिसमेंटलिंग। दूसरा पॉइंट आता है इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। और एक और पॉइंट आता है इसके अंदर कि कुछ चीज़ों को स्पेशली गुड्स माना गया है, जैसे कि आपके साइनेज हो गया, मतलब ट्रीज हो गए, ग्रास हो गई, जो कि कहीं ना कहीं अर्थ से कनेक्टेड हैं, एक इमूवेबल स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं, बट स्टिल उनको गुड्स की कैटेगरी में यहां पर रखा जाता है। सर्विस क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स सर्विस कहा जाता है। सर्विस नेगेटिव और अपनी पॉजिटिव या ऐसे कह लीजिए एक्टिव और पैसिव दोनों में से किसी भी तरह की हो सकती है। एंड गुड्स क्या नहीं है, जो आपके शेयर सिक्योरिटीज हो गए या मनी हो गई, ये ना गुड्स है ना सर्विस है, लेकिन एक्टिविटीज इन रिलेशन टू मनी और सिक्योरिटीज विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सर्विस। चाहो तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बनाकर दे सकते हो यहां पर कि देखिए ये शेयर की ट्रांजैक्शन हो रही है, इसके बीच में एक ब्रोकरेज का जन्म हुआ है, तो ब्रोकरेज एक प्रकार की सर्विस है। हालांकि इलस्ट्रेशन देने की जरूरत है नहीं आपको, पर समय हो तो दे देना, पर समय होता किसके पास में, तो इलस्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ड डिफाइंड है यहां पर। ठीक है, आगे है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट।
किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, चाहे रिपेयरिंग की हो, रिनोवेशन की हो, कंस्ट्रक्शन की हो, इरेक्शन की हो, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज जहां पर गुड्स और सर्विसेज इकट्ठे प्राइस पर आपको दिए जा रही हों, एंड रिजल्टेंट प्रॉपर्टी इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वैसे वाले केस के अंदर हम उसे वर्क, और ये यहां पर आकर अपना कंप्लीट हो जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।